मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग इनिशियल रेट मेथड के बारे में डिस्कस किए थे और ये इनिशियल रेट मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ रहता है और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट क्या है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कुछ एक क्वेश्चन हम बताए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे, उसमें से एक ये क्वेश्चन था 4.12। तो आप में से कुछ स्टूडेंट मैसेज किए कि सर ये 4.12 सोल्व नहीं हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसका हिंट्स भी दिए थे आपको और कोशिश करना चाहिए था, बन जाता है। और बन तो तब जाएगा जब आप अगर नहीं बना फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिर से आप उस वाले पोर्शन पे जाइए, वीडियो आपके पास में है, उसको एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार से किस जगह पर कहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी होती है, वो स्टेप हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होना चाहिए था, फिर भी बताते हैं जब आप पूछे हैं तो यहाँ 4.12 में क्वेश्चन नहीं ऑलरेडी दिया हुआ था। द केमिकल रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसलिए बी का पावर जीरो कर दी, यानी कि रेट का इक्वेशन स्टेटमेंट से निकल गया। अब किसी का पावर जीरो करोगे तो वो 1 के बराबर, तो इसलिए यहां पर सिर्फ बचा रह गया रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। अब आपको बताया कि यहां पर रेट का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से के का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी इस तरीके से करेंगे हम लोग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यानी यहां का डाटा यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट पता है, ए पता है, के नहीं पता है, तो जब के निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा रेट डिवाइडेड बाई ए। रेट का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 0.1, इसे आप 10 टू द पावर -1 भी कह सकते हो। और जब ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 1 हुआ, यानी ये वैल्यू बचा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -1, या इसी को हम लोग 0.2 भी लिख सकते हैं। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप याद करो इसका यूनिट सिर्फ टाइम का इनवर्स होगा। तो अगर रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो यहाँ सेकंड इनवर्स, और अगर ये मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होगा तो यहाँ मिनट इनवर्स लिखेंगे। ये के रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में के का वैल्यू आया है वही सारे स्टेप में भी यूज होगा। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आप के का निकाले 0.2, तो सेकंड के लिए भी के का वैल्यू 0.2, थर्ड के लिए भी 0.2 और फोर्थ के लिए भी 0.2। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट से के निकालेंगे, अब सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। तो उसी तरीके से फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेकंड में देखो कि आपको पता है, रेट पता है, तो ए निकालना है। तो फॉर्मूला है आपके लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए इट वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय के। अब वैल्यू पुट कर देंगे, रेट का वैल्यू हो गया 4.0 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू है 0.2। ये 0.2 4.0 से 20 टाइम्स में कैंसिल होगा और 20 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन को मोलरिटी में रखते हैं, यानी यहां ये पता चल गया 0.2 मोलर आ गया। अब फिर थर्ड वाले में ए पता है और के पता है, यानी किसका वैल्यू निकालना है, रेट का। Rate is equal to K into A. The value of K is 0.2 and the value of A is 0.4. अब 0.2 into 0.4 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.08। It means 8 into 10 to the power -2। तब यहाँ आप लिख सकते हैं 8.0 into 10 to the power -2। फिर थर्ड के बाद फोर्थ वाले में आएंगे तो ए का वैल्यू निकालना है।
फॉर एक्सपेरिमेंट 4 ये आ गया। ए का वैल्यू निकालना है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। तो यहां से अगर हम लोग ए निकालते हैं देन ए वुड बी इक्वल टू रेट बाय के। रेट का वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2। ये 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 करेंगे तो 0.1 मोलर आ जाएगा। यानी इनका कंसंट्रेशन हो गया 0.1। ये इस तरीके से करके हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर गौर से देखोगे तो जब पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इनके कंसंट्रेशन में जो चेंजेस लाएंगे वही चेंजेस इसके रेट में होगा। तो यहां से यहां अगर आप देखो तो रेट जस्ट डबल हुआ है, तो कंसंट्रेशन भी डबल होगा 0.1 से 0.2। अगर इन दोनों को कंपेयर करें 0.2 से 0.4 ये डबल हुआ है, तो रेट भी देखो डबल हुआ है 4 से 8। यानी डायरेक्ट यहां से भी आप गेस कर सकते थे। ये जब निकल गया तो देखो ये 8 से 2 हुआ, यानी कि 1/4 हुआ है, 1/4। तो ये 0.4 है, तो इसका 1/4 करेंगे तो ये 0.1 आएगा। फिर से बता रहे हैं क्या हम बोलने जा रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट निकालना होता तो चूंकि ऑर्डर पता है, तो जो चेंजेस एक में हुआ है वही चेंजेस दोनों में होगा, क्योंकि रेट यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए का, फर्स्ट ऑर्डर। वही अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ये सेकेंड ऑर्डर होता विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इस वाले कंसेप्ट का यूज करते हैं। लेकिन यहां जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस जगह पर देखो ये 2.0 से 4.0 यानी कि ठीक डबल हो रहा है। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए भी 0.1 से 0.2 यानी कि ठीक डबल हो जाएगा, ये पता चल गया। अब यहां मिसिंग है, तो इसके रिलेशन को देखो, ये 0.2 से 0.4 हो रहा है, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है। तो इसको भी जस्ट डबल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसके बाद ये 8 से 2 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया। तो 0.4 का 1/4 करेंगे तो ये वैल्यू 0.1 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन 4.11 है उसको भी आप इसी अनुसार से सोचोगे, वहां से भी पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन है। अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ तो यहां से पता चलेगा कि अगर ये डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये 0.1 से 0.2 हो रहा है यानी कि डबल हो रहा है, और यहाँ ये 2.0 से 8.0 हो जाता है यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है। तो आप देखते हैं कि ये डबल हो रहा है और ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से भी पता चलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच के देखो कि इस पॉइंट पर ढाले बता के। और बाकी तो ट्रेडिशनल मेथड बताई है कि किस तरीके से वो निकाला जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे और उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा था 4.10। अब उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4.10, यहां वैल्यू सिर्फ जो नीचे कर दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है और फिर रेट दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। R0 इनिशियल रेट को कहा गया है, 0.20 ए का कंसंट्रेशन 0.20, 0.30, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -3। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा है 0.20, 0.10 एंड 5.07
इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, फिर है 0.40, 0.05, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। और इस क्वेश्चन में भी व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आपको निकालना है। सिर्फ कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, बाकी मेथड वही है। तो यहां पर भी हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का होगा, ये सेकंड का है, थर्ड का है। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू, और इसी पर सारे वैल्यू को पुट कर देना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा में रेट देखो 0.40 है, 0. यहां पर एक्सपेरिमेंटल रेट आया 5.07, तो यहां लिखेंगे 5.07 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू, ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड। 5.07 इंटू 10 टू द पावर -3, ए का वैल्यू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q। सेकेंड का ये डाटा है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, देखो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, दोनों जगह पर 10 का पावर -5 ही है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.10 टू द पावर q। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। थर्ड ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू 0.40 टू द पावर p इंटू 0.05 टू द पावर q। ये थर्ड हो गया, तीन ही डाटा दिया हुआ है। तो वैसे दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट का वैल्यू चेंज करता है। तो देखो, तो अगर एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करें तो ए का वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ बी का वैल्यू चेंज कर रहा है। यहां संयोग से रेट दोनों बराबर है, तो बी का वैल्यू बड़ा है, ए का छोटा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। फर्स्ट को डिवाइड करें सेकंड से, वैल्यू लिखते हैं 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q डिवाइडेड बाय k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.10 टू द पावर q। अब देखो कट रहा है, ये 5.07 वन टाइम्स k कैंसिल हो गया, ये वैल्यू पूरा कैंसिल हो गया, और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ। यानी डाटा यहाँ पर आया क्या बच करके सोल्व होने के बाद में, इस साइड में वैल्यू आ गया 1 एंड इट इज इक्वल टू 3 टू द पावर q। अब आप थोड़ा मैथ का कंसेप्ट अप्लाई करो, आप सोचो कि 3 का पावर कितना करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाए। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि किसी का पावर अगर 0 कर दे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग एक स्टेप और अगर बढ़ते हैं तो 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। और जब 3 का पावर 0 होगा तो इसका मतलब q का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी q का वैल्यू 0
इसका मतलब B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। एक वैल्यू आपको पता चल गया, अब फिर दूसरे का निकालना है यानी कि P का वैल्यू, लेकिन अब कोई इक्वेशन मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, जब Q का वैल्यू हमें पता है तो उसके वैल्यू को हम वहां पे डाल देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अब यहां देखो ये 5.07 into 10 to the power -5 और ये 10 to the power -4, इसको -5 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से, करके देखते हैं। यहां पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आता है पावर, एक तो ये पता चल गया हम लोग को Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर आ गया, Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, थर्ड को इक्वेशन सेकंड से, इसका पावर सेम कर देते हैं। 14.3 into 10 to the power -5 divided by 5.07 into 10 to the power -5, it would be equal to K into 0.40 to the power P into 0.05 to the power Q divided by K into 0.20 to the power P into 0.10 to the power Q। अब देखो Q का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये 0 है, तो यहाँ Q to the power 0 करोगे, यहाँ Q to the power 0 करोगे, तो 0.05 to the power 0 ये भी 1, 0.10 to the power 0 ये भी 1। अगर ये 0 नहीं रहता तो कुछ ये वैल्यू आता तो यहाँ पर भी तो ये कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन संयोग से ये दोनों जो है 1 1 हो गया, कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, 10 to the power -5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ गए। अब 14.3 को डिवाइड करेंगे 5.07 से, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आएगा और इसी जगह पर आपको कैलकुलेट करना है। फोर्टीन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई 5.07 and it is equal to 0.2 2 times 2 to the power p। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये वैल्यू आई थिंक आ रहा है 2.83 या 2.82 इज इक्वल टू 2 to the power p। अब सोचो कि 2 का कितना पावर करेंगे तो ये वैल्यू 2.82 होगा। अब यही आपके मैथ्स के कंसेप्ट का टेस्ट होता है कि यहां पर ये वैल्यू कितना दिया गया। अब या तो आप लॉग लेके निकाल सकते हो या तो फिर फ्रैक्शन में आप वैल्यू सोच सकते हो कि कितना हो सकता है। हम जैसे इस जगह पर आपको फ्रैक्शन में सोचने के लिए बता सकते हैं। जैसे देखो 2 का पावर 1 रखते हैं, 2 का पावर अगर 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा। 2 का पावर अगर 2 रखते हैं तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू 2.82 आ रहा है, यानी कि पावर 1 और 2 के बीच का हो, तो 1 और 2 के बीच का मतलब कितना हो गया 1.5। तो 1.5 करके देखते हैं, 1.5 का मतलब हो गया 2 to the power 3/2। तो आप पढ़े होंगे 2 का पावर 3 है और बाई 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू लिखा जाएगा √8 और √8 का वैल्यू आ जाता है 2√2 और √2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2 into 1.412, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.824 ये वैल्यू आता है। देखो तो ये इसके बराबर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर और करके लिखना पड़ेगा 2 to the power 3/2, it would be equal to 2 to the power p, therefore p would be equal to 3/2। ये इस अनुसार से तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक। जो बताया कि पहले आप पावर 1 करके देखो कितना आ रहा है 2, लेकिन ये 2.82 उससे बड़ा है। 2 करते हैं तो ये 4 आ रहा है, लेकिन उससे छोटा है। इसका मतलब अब ये वैल्यू फ्रैक्शन के बीच में आया, तो वहां गेस कर सकते हैं
या तो फिर लॉग, हम लॉग वाले में नहीं जा रहे क्योंकि अब वो फिर मैथ्स का पार्ट हो गया। आप मैथ्स में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं तो सीधा आप ये सोचो कि ये वैल्यू दिया होगा और पी का वैल्यू निकालना है। अब पी का वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आएगा, आपको जिस तरीके से आता है। तो ये इतना क्वेश्चन था इनिशियल रेट मेथड से। आप देखोगे तो इनिशियल रेट मेथड में भी गैसेस स्टेट में भी कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका डाटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक्चुअली उस जगह पर इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर के कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो थोड़ा सा और तब तक आप इधर का ये क्वेश्चन वगैरह भी बनाएंगे, बीच में कोई डाउट होगा तो उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड था। सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चन को आप नोट करोगे, आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी लेने का जरूरत नहीं है कि ये यहाँ कैसे आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही पूछ रहा है, तो ऐसे बनाओगे भी तो आपको डाटा भी याद रहेगा कि अच्छा इसका ये वैल्यू होता है, उसके अनुसार से आप करोगे। अब हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हर एक ऑर्डर का अलग अलग होता है, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए अलग इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग है। और उसमें हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं, 2-3 अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डाटा का। जिस इक्वेशन पर वैल्यू पुट करने पर के का कांस्टेंट वैल्यू आता है, वो उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माना जाता है। जैसे आपको नहीं पता है कि ये पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, तो आप 2 एक्सपेरिमेंटल डाटा रखेंगे। 2 एक्सपेरिमेंटल डाटा कहने का मतलब ए का कंसंट्रेशन 0.1 तो निकालेंगे रेट कितना है, बी का कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन 0.5 तो कितना है। अब इन दोनों वैल्यू को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब में हम लोग पुट करेंगे। जिसमें दोनों कंडीशन में के का वैल्यू कांस्टेंट होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये तो डिटरमिनेशन का। लेकिन सिलेबस में हम लोग को सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। कहो तो एक तरीके से फर्स्ट ऑर्डर ही सिर्फ पढ़ना है। और क्वेश्चन भी ये दिया हुआ रहेगा कि द रिएक्शन ओबे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको पता है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करेंगे। और वैसे डिराइवेशन हम लोग को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तक पढ़ना है। इसके टर्म से ही पता चल रहा है इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेशन का टर्म यूज हुआ है, बट एक ही जगह पर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है। फिजिक्स वाले सर भी आपको कैलकुलस पढ़ाए होंगे, मैथ्स में भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, यहाँ केमिस्ट्री में बस एक जगह पर आया है। कई बार का स्टूडेंट इसको लेकर के कंफ्यूज रहता है कि सर हम अब क्या कैलकुलस पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े। कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पूरे केमिस्ट्री 12th में इसी जगह पर एक वैल्यू याद रखना है। और हम आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बताने भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है। एनसीईआरटी में भी कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। वो वैल्यू होता है, अगर आपको कैलकुलस आता है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वैल्यू निकला कैसे है, और नहीं आता है तो बस आप उसको याद कर लेंगे। सारे फार्मूला का आप वैल्यू जो वो थोड़ी आपको पता होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है ये आप याद रखते हैं। उसी तरह से 2 जगह पे सिर्फ याद रखो कि हाँ एक फार्मूला जैसा है, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आता है। याद करते हैं हम लोग, बनाते हैं, देखते हैं। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, रेट इक्वेशन, तो बिल्कुल सेम स्टेप, सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। तो जीरो ऑर्डर, उसके बाद में फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पर आएंगे। जीरो ऑर्डर के केस में मान लीजिए आर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सपोज आर इज ए रिएक्टेंट एंड इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। अब इनका अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखे, रेट एक्सप्रेशन यानी कि जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े उस वाले पोर्शन पर आते हैं, रेट एक्सप्रेशन। तो वहां पर वो वैल्यू आया था रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt। ये इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि R रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस हो गया, एक ही मोल है तो माइनस dr बाई dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ भी कहते हैं। ये चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर,
और बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का है। तो रेट ला इक्वेशन, यहां ये वैल्यू आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 0, क्योंकि ये 0 ऑर्डर का है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर करा था तो आर टू द पावर 1, अगर सेकेंड ऑर्डर करा था तो आर टू द पावर 2। अब आर का पावर 0 है, तो किसी का पावर 0 करेंगे तो 1 के बराबर होगा, तो यहाँ रेट वुड बी इक्वल टू के। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ भी रेट है, यहाँ भी रेट है, तो दोनों में जब LHS बराबर है तो RHS का वैल्यू भी बराबर होगा, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट द वैल्यू माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू के, और इसी को माइनस dr वुड बी इक्वल टू के इंटू dt, ये लिख सकते हैं। आप बुक में देखेंगे तो यहाँ माइनस न देकर के यहाँ दिया हुआ है, तो एक ही बात है, आप इसके माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग dr वुड बी इक्वल टू माइनस के इंटू dt कर देते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी इस वाले वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो अगर इंटीग्रेशन आता है आपको तो फिर ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसके वैल्यू को याद रखिएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन थर्ड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा r वुड बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस r। ये इक्वेशन 4 हो गया, जहां पर I को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, यानी कि ये कांस्टेंट है वेयर I इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी करते हैं। अब हमें दो कंडीशन निकालना है। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन, तो वहां पर टाइम का वैल्यू 0 होता है। टाइम कहने का मतलब टाइम ऑफ द रिएक्शन, यानी कितने समय तक रिएक्शन चला। तो जब आप स्टार्ट ही करने जा रहे हैं तो उस वक्त में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, और उस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R0 कहा जाता है। जब टाइम का वैल्यू कितना है, 0 है। यहां टाइम 0 कहने का मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन, एंड देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम इज R0। और फिर जब टाइम का वैल्यू t आ जाएगा तो उस वक्त में जो कंसंट्रेशन होगा उसे हम लोग R, यानी कि वो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहा जाएगा। तो यहां पर एक कंडीशन देते हैं हम लोग, इफ t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम 0 है तब उस कंडीशन में देन कंसंट्रेशन ऑफ R इट वुड बी इक्वल टू R0। अगर यहां पे ये थोड़ा सा साइन करता है, ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो आवाज ध्यान से सुनिएगा, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं। तो इफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, देन R वुड बी इक्वल टू R0। ये R0 कहने का मतलब हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम 0 कहने का मतलब हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, हुआ नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को अगर आप यहां पुट करते हो तो t का वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0, यानी कि I किसके बराबर हो जाएगा, R0 के बराबर। देयरफॉर R वुड बी इक्वल टू माइनस k इंटू 0 और प्लस ये क्या हो गया I, और इस जगह पर R की जगह पर वैल्यू 0, और R0 वुड बी इक्वल टू I का वैल्यू पता चल गया। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इस इक्वेशन 4 में इस I के वैल्यू को पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I in equation 4,
फ्रॉम 5। तो I का वैल्यू है R0। अब इस जगह पर पुट करोगे तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा, R would be equal to minus K into T प्लस R0। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और KT would be equal to निकालने, अगर इसको इधर ले आ रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा R0 माइनस R, और यहां से अगर K निकालें तो ये हो गया R0 माइनस R divided by T. It is the integrated rate equation for zero order reaction. ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जहां पर K रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ठीक नीचे में आपको लिखना चाहिए where K is रेट कांस्टेंट, T is टाइम, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T, यानी किस टाइम के बाद में जितना बचा हुआ है वो R को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये लिखना होगा। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। वही अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना हो तो सारा कंसेप्ट यही होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज करेगा, बाकी कंसेप्ट वही है। तो हम उसको यहां बताते हैं, यानी अब इस जगह पर हम लोग जीरो ऑर्डर के बजाय अब फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो कहां कहां पर आएगा, R gives P, तो रेट इज इक्वल टू माइनस dr by dt हो गया। रेट ला इक्वेशन लिखेंगे तो यहां था रेट इज इक्वल टू K into R to the power 0, लेकिन अब इस जगह पर चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो R to the power 1 हो जाएगा, यानी कि R, तो रेट वुड बी इक्वल टू K into R। इसे इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। अब इस जगह पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रेट बराबर है तो ये पार्ट भी बराबर होगा, तो यहां पर आप जब निकालेंगे तो माइनस dr by dt वुड बी इक्वल टू KR, और फिर यहां आ जाएगा माइनस dr by R वुड बी इक्वल टू K into dt, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर और dt यहां पर, या एक स्टेप और अगर बढ़े हम लोग तो dr by R वुड बी इक्वल टू माइनस K into dt, ये वैल्यू आ जाएगा। इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इधर माइनस लिया है इसलिए हम लेकर के चल रहे हैं, और एनसीईआरटी से हम डेविएट करने के लिए स्टूडेंट को नहीं बोलते, क्योंकि कॉपी इवैल्यूएशन में मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, और दुर्भाग्य से कुछ वैसे टीचर होते हैं जो सिर्फ मार्किंग स्कीम को ही फॉलो करते हैं। जो प्रैक्टिस में टीचर उसे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दे और यहाँ माइनस कर दे तो बराबर हो, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ वैसे भी होते हैं जो बुक में देखेंगे वहां मार्किंग स्कीम में कि यहाँ माइनस है और ये स्टूडेंट यहाँ माइनस नहीं किया है तो मार्क्स काट लेंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, जानकारी आप अपने पास में रखिए, लेकिन जो एनसीईआरटी कर रहा है उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ ये फॉलो किया। अब इसके बाद में जैसे यहां पर इंटीग्रेट किए थे इस इक्वेशन को, इस जगह पर भी करेंगे तो अब ये वैल्यू लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहां पर ये ln के फॉर्म में आता है। बताया था आपको पिछले ln को LOG में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आ जाता है, तो ln R by R आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस KT, ये dr by R का log R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I। वही कंसेप्ट, जब t का वैल्यू 0 रखेंगे तो R की जगह पर R0 हो जाएगा। अब इसके बाद का ये वैल्यू यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंजेज आया है वो आप देखोगे, वहां तक तो कॉमन था, जिसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू थोड़ा चेंज आएगा। अब डालते हैं ऊपर में, जब टाइम का 0 रखेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा log R0 is equal to minus K into 0 plus I, और log R0 is equal to I का वैल्यू निकल गया,
ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इस I के वैल्यू को इक्वेशन 4 में डालते हैं। ऑन पुटिंग the value of I in equation 4 from 5, देखिए पुट करते हैं। यहां पर ये वैल्यू है log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r नॉट। अब इसको इधर ले आते हैं, तो यहां वैल्यू आ जाएगा के टी वुड बी इक्वल टू लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, पहले एक स्टेप और पढ़ते हैं। लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। अब मैथ्स में आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x बाई y। तो एक स्टेप और आगे, के टी वुड बी इक्वल टू log r नॉट बाई r। क्यों लिखे? बिकॉज log x बाई y इज इक्वल टू log x माइनस log y, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा के टी वुड बी इक्वल टू 2.303 log r naught by r naught by r, and k would be equal to 2.303 by t log r naught by r naught by। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसके पहले निकाले थे जीरो ऑर्डर, यहां पर भी वही के रेट कांस्टेंट, टी टाइम, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इट इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो बचा हुआ है वो आफ्टर टाइम टी समय के बाद जो बचा हुआ है। यह डिराइवेशन आप वीडियो देखोगे, एक बार दो बार देखोगे, और मेरा सजेशन है कि आप खुद से इसको डिराइव कीजिए। सामने में वीडियो है, जहां आप गड़बड़ाएंगे तो वहां फिर आप देख सकते हैं। पहले जीरो ऑर्डर पे कमांड करो, जब जीरो ऑर्डर पे कमांड हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ यहीं पर चेंजेज आया है। अभी लिख दिया वो के इंटू आर। वही अगर और आगे सीखना है, आपको जानना है एक्स्ट्रा, तो सेकेंड ऑर्डर होगा तो आर टू द पावर 2, तो इंटीग्रेटेड वैल्यू यहां पर वो डिफर कर जाएगा। थर्ड ऑर्डर का अगर निकालना होगा तो आर टू द पावर 3 होगा। तो अगर कैलकुलस आता है तो बाकी सब का आप उसी अनुसार से निकाल सकते हैं। बट 12th के सिलेबस में हम लोग को सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। ये डिराइवेशन आज बता दिए। अब अगले वाले क्लास में इसी से हाफ लाइफ का डिराइवेशन बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आज यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।